किसको बुआ रहे हैं केजवा जय भीम। चलिए वो चैप्टर है ना, फिर से हम एक ही बात बोलेंगे कि अगर हमारे साथ चलिएगा तो वो अगर ऑब्जेक्टिव कितना है, इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा इसी चैप्टर में, कम से कम आपको लगभग 50-60 लगभग रहेगा। नहीं तो देख सकते हो ऑब्जेक्टिव में, देखो चौथा चैप्टर में कितना है। लेकिन अगर हमारे साथ जितना बार अगर हम बोलते हैं उतना बार बोलते हैं, अब वह और गप सप से बचते हैं और शांत से एकदम फोकस कीजिएगा, तो मुझे लगता है जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आराम से बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 79 ऑब्जेक्टिव है तो वो आपका इसका 90 ऑब्जेक्टिव 90% आने की 70 ऑब्जेक्टिव आपको आराम से बनेगा। लेकिन हमारे अनुसार चलिएगा था। चलिए अभी तक बउआ पीछे अगर प्राचीन इतिहास की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें, तो अभी तक हम सभी 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कितना चैप्टर बउआ? कितना चैप्टर बउआ? 3 चैप्टर। कितना चैप्टर बउआ? 3 चैप्टर। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद बउआ, यूरोप में राष्ट्रवाद। सेकेंड चैप्टर क्या था? समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। और तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इतना चैप्टर अच्छा से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बउआ, यहाँ पर भी कैसे राष्ट्रवाद की भावना पनपा, जन्म लिया, ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ, डेवलप हुआ, तो इसका कारण और जाने, परिणाम भी जाने। यहाँ पर मुख्य रूप से फ्रांस की राजक्रांति, इटली की राजक्रांति और जर्मनी की राजक्रांति और यूनान की क्रांति पढ़ी। यहाँ पर मुख्य रूप से रूस देश के बारे में पढ़ी। किस देश के बारे में? और हिंद चीन की बात करें तो यहाँ पर 3 देश में किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना है, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अगला जो चौथा चैप्टर है सिर्फ हमारे देश के बारे में है। किस देश के बारे में? हमारे देश में भी किस प्रकार लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जन्म लिया, तो हम सभी जानेंगे। यहाँ पर भी लगभग 200 वर्षों तक, कितना 100 वर्षों तक हुआ? 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन रहा। किसका शासन रहा? ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार का शासन रहा। लगभग कितना वर्षों तक? 200 वर्षों तक। तो किस प्रकार यहाँ पर नायक और नायिका मिल करके लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जगाते हुए किस प्रकार हम सभी 1947 तक अंततः बउआ देश को क्या मिलता है? आजादी मिलता है। तो कौन कौन सा इसमें प्रमुख रूप से नायक रहे जो स्वतंत्रता संग्राम में क्या निभाए, भूमिका निभाए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक हिस्ट्री में इसको दो, यहाँ पर दो है, दो है वो, इसमें देखिए है न पीछे सबके पास हनी है, क्या है, क्या लाया है, निकालिए थे। ठीक है, एक तब देखिए सब निकालिए। चलिए बुआ, भारत में राष्ट्रवाद, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद को समझने में दिक्कत नहीं हो। राष्ट्र मतलब देशवाद मतलब उस पर एकदम जोर दे रहा है। क्या दे रहा है? अगर हम बोलेंगे समाजवाद, क्या बुआ? समाजवाद, यानी कि वह समाज के बारे में क्या करेगा? सोचेगा। अगर हम कहेंगे क्षेत्रवाद, क्या बोलेंगे बुआ? क्षेत्रवाद, यानी एक अपना क्षेत्र के बारे में क्या करेगा? सोचेगा। और अगर हम पूछेंगे परिवारवाद, क्या बुआ? परिवारवाद, यहाँ पर बुआ अपने सिर्फ किसके बारे में सोचेगा? परिवारवाद है। अगर हम पूछेंगे बुआ जातिवाद, क्या बोलेंगे? जातिवाद, यानी सिर्फ अपने जाति के बारे में सोचेगा, तो हम क्या बोलेंगे? जातिवाद। क्या बोलेंगे? जातिवाद। अगर हम बोलेंगे बुआ राष्ट्रवाद, क्या बात बुआ? राष्ट्रवाद, वह पूरा देश के लिए सोचेगा। क्या सोचे के लिए? देश के। अगर हम पूछेंगे अंतरराष्ट्रीयवाद, क्या बुआ? अंतरराष्ट्रीयवाद, यानी पूरा वर्ल्ड के लिए सोचेगा, उसमें क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीयवाद। हम बोलेंगे पूंजीवाद, क्या बोलेंगे? पूंजीवाद। अब वह पूंजीवाद, यानी कि पूंजीपति सिर्फ अपने बारे में क्या करेगा? सोचेगा।
पूंजीवाद बोलेंगे तो सिर्फ पूंजीपति अपने बारे में क्या करेगा, सोचेगा, तो बाद में कोई दिक्कत है। तो राष्ट्रवाद तो समझ लिए। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। उसे ही क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे, सामाजिक रूप से एक रहते हैं, भौगोलिक रूप से एक रहते हैं, राजनीतिक रूप से एक रहते हैं, और सांस्कृतिक रूप से क्या रहते हैं, एक रहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि राष्ट्रवाद का जो आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, विकसित हुआ, वह कौन सी क्रांति ने विकसित किया, फ्रांसीसी क्रांति ने 1789 की क्रांति ने एक बहुत बड़े व्यापक रूप दिया राष्ट्रवाद को जगाने में। हम पढ़े थे कौन सी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में 3 क्रांति, पहला 1789 और दूसरा 1830 की क्रांति, उसके बाद तीसरा 1848 क्रांति। पढ़े थे ना, यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए पूरा अच्छा से देखना है और समझना है। जहां जहां पढ़ेंगे वहां वहां देखिएगा। भूख लगा हुआ है, हैं? हाँ भूख लगेगा ना। गया था स्कूल, आज ढोबे नहीं, तो वो एकदम है ना 5 दिन 10 दिन एकदम लगातार लगल रहिए, उसके बाद खलिया दीजिए, समझ 10 दिन ना काम कीजिएगा, 10 दिन एकदम पूरा एकदम खा लेसन काम कीजिए। मतलब जितना है एकदम ढोवेला रहे चाहे बांधेल रहे, कैसे करके एकदम 10 दिन में खलास कर दीजिए। लेकिन क्या जनता, लगता हम ढोबे नहीं किए हैं, हम एक दिन में उछाड़ो कर दिए, लेकिन ज्यादा नहीं, तो जितना रहेगा उतनी ना, तो 5 दिन जितना भी रहे, लेकिन हाँ काम करते हुए भी क्या आना है, ट्यूशन नहीं छोड़ना है। नाम उसी को होता है, राजा के बेटा कभी नाम नहीं हुआ है। राजा के बेटा का अगर नौकरी लग जाता है तो उसका नाम नहीं होता है, नाम नहीं होता है। लेकिन गरीब परिवार का मेहनत करते हुए अगर नौकरी लगता है तो उसको सबसे ज्यादा नाम होता है। पता है कि नहीं? रिक्शा चालक का बेटा अगर आईएएस बन जाएगा तो उसका नाम होगा, क्योंकि वह संघर्षों को झेलते हुए बउआ हुआ उस पद पर प्राप्त किया। लेकिन एक पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से पढ़ा, तो उसको तो करना ही चाहिए। लेकिन एक संघर्ष झेलते हुए अगर वो अपने बउआ उस धरोहर तक, उस पद तक परिस्थितियों से गुजरते हुए अगर वो पहुंचा है, तो कठिनाइयों से झेलते हुए अगर पहुंचा तो उसका नाम होगा ना। तो इसीलिए काम होते रहेगा, कभी काम खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन क्लास नहीं छोड़ना है। क्या की कर रहा, लेट कैसे हो लो दीदी तर चल गेलखिन ता, तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद समझने में दिक्कत है, मैं समझने में दिक्कत है। मैं किसके लिए आया है, भारत के लिए। तो मैं किसके लिए आया है, भारत के लिए। तो भारत के बारे में समझना है। अच्छा, इसका वो अगर पर्यायवाची शब्द कौन कौन है, भारत भी बोल सकते हैं और इंडिया भी बोल सकते हैं। पहला भारत, दूसरा बुआ इंडिया, और क्या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू से हिंदुस्तान, और क्या बोल सकते हैं, आर्यवर्त। नहीं चलो हटाओ, हम सिर्फ बोलेंगे भारत। चलिए अब जहां जहां पढ़ेंगे आपको देखना ध्यान पूर्वक, जो भी लगे कि हाँ ये वर्ड में क्या हो रहा है तो पूछना है, क्या करना है, समझिए। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है। अच्छा एक पहले पीछे पढ़ाए थे, एक बार फिर शुरू कर देते हैं। बताइए कब लगने लगा था अंग्रेजों को कि अब हमें भारत देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। वो 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों के नींव को हिला कर रख दिया था, और अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हमें इस देश को छोड़कर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन इसके पश्चात भी
वह कितना वर्षों तक टिका रहा? वह 1947 में गया। कितना वर्षों तक गया? तो इसके बीच में कौन कौन सा फेज आया, यही फेज को क्या करना है, जानना है। उसके बाद इस समय हमारा आजाद हो जाएगा। बाकी बीच में बताए थे, रहने दीजिए। चलिए, तो प्रमुख रूप से इनमें जो पढ़ेंगे एक नायक रूप में कौन आएंगे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जितना भी आंदोलन किए हैं उसमें वो 3 नियम को लागू किए हैं। पहला, अहिंसा के मार्ग पर। कौन सा मार्ग पर? अहिंसा। अहिंसा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद सत्याग्रह। सत्याग्रह। अब वह इनके आंदोलनों में दो बातें जो कॉमन रहा सभी आंदोलन में, वो अहिंसा। जो हम लड़ाई करेंगे, जो भी आंदोलन करेंगे, वो हिंसात्मक लड़ाई नहीं होगा, अहिंसात्मक होगा। कैसा होगा? अहिंसात्मक। सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य के आधार पर हम अपने जो भी आग्रह रहेगा उससे बातों को क्या करेंगे? मनवाने की कोशिश करेंगे। इनका स्टेटमेंट मतलब ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि रोड जाम करेंगे। रोड जाम, तो रोड पर हम आंदोलन करेंगे, लेकिन बउआ किसी भी व्यक्ति को आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। न बुआ उस आंदोलन में न लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। तो उसमें लाठी चार्ज होगा, न कोई हम इधर से एक्शन ले सकते हैं, न गोली चलेगा, न बंदूक चलेगा, न ढेला उला चलेगा, न ईटा चलेगा। सिर्फ हम एकदम आराम से बैठल रहेंगे, आने जाने वाला व्यक्ति को भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ भूखे प्यासे रहकर हम क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो इस प्रकार जितना भी आंदोलन किए हैं उसमें अहिंसा है और सत्याग्रह है। अहिंसा और अहिंसा मतलब मतलब नहीं, हिंसा मतलब हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये अहिंसा के समर्थक है। सत्याग्रह, सत्य के आधार पर अपने जो भी विनती होगा, जो भी रिक्वेस्ट होगा, अंग्रेजों के सरकार से अपने बातों को मनवाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। कौन? चलिए, अभी तक जब पढ़ रहे हैं तो महात्मा गांधी अभी दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? हाँ, दक्षिण अफ्रीका गए हैं वकालत की पढ़ाई करने के लिए। तो वहां अभी एंट्री नहीं हुआ है। एंट्री हुआ है। उसके बाद पहले पढ़े बंगाल विभाजन किस प्रकार हुआ 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में क्या हुआ? उसके बाद बउआ है ना, सबसे पहले एक कौन सा पार्टी बना है ना? कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ है ना 1885 ईस्वी में। 1885 में ये पार्टी में हुआ बहुत सारा क्या हुआ? बैठक हुआ। बहुत सारा क्या हुआ? बैठक हुआ। यह क्या था? यह तो बीच का कड़ी का काम कर रहा था। जो कांग्रेस पार्टी था बीच का क्या कर रहा था? कड़ी का काम है ना। जनता, भारत की जनता को जो भी प्रॉब्लम हो रहा था वह अंग्रेजों तक पहुंचाने क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। लेकिन ये भी जा करके कांग्रेस पार्टी आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता। कितना भागों में? एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल और नरम दल, यहाँ पर 2 भागों में दल बट गया है, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। चलिए, लेकिन महात्मा गांधी जी थे तब वह नरम नहीं थे ना गरम थे, बीच के थे। कैसे थे? अधिकतम नरम भी नहीं थे और गरम भी नहीं थे। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है ना। चलिए, तो ये गरम दल से भी समर्थन करते हैं और नरम दल, दोनों को ले करके चल रहे हैं। कौन? महात्मा गांधी। चलिए, अब देखिए, पढ़ते हैं हम सभी। देखो राष्ट्रवाद पहले से भी समझे हुए हैं कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रवाद चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद चेतना का उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, देखो आगे बताएं, राजनीतिक रूप से, पूरा राजनीतिक रूप से, पूरा आर्थिक रूप से, पूरा सामाजिक रूप से और पूरा सांस्कृतिक रूप से एकीकरण का आभास होगा, पनपेगा, जन्म होगा, ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा, डेवलप होगा, बर्थ होगा। एकीकरण रूप से कौन कौन रूप से हुआ? 4 रूपों से। बताइए कितना रूपों से? 4 रूपों से। बता, पहला कौन हुआ? सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से। और दूसरा हुआ आर्थिक रूप से। तीसरा हुआ राजनीतिक रूप से, राजनीतिक। चौथा हुआ सांस्कृतिक रूप से, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। एक दूसरे से क्या होते रहते हैं? हुआ बंधे हुए रहते हैं। वह ऐसी ही भावना को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे? चलिए, 19वीं शताब्दी, अब बोल रहा है यहाँ पर 19वीं शताब्दी।
अब बताइए 19वीं शताब्दी का अर्थ क्या हुआ? पूरा 1800 से लेकर के 1800 से लेकर के 1899 तक को क्या बोलेंगे? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। अच्छा, एक दशक में कितना वर्ष है? एक दशक में 10 वर्ष। एक दशक में 10 वर्ष। एक दशक में, एक दशक में, एक दशक में, एक शताब्दी में, एक शताब्दी में 100 वर्ष। एक शताब्दी में 100 वर्ष। शताब्दी कई भागों में बांटा गया? 2 भाग। उत्तरार्ध और उत्तरार्ध और उत्तरार्ध और उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। उत्तरार्ध कब से कब तक? 50 से, छोड़िए इधर बोलिए, 0 से लेकर के 49 तक, 50 तक, 49 तक। यहाँ पर 50 से लेकर के तो क्या बोलेंगे? उत्तरार्ध। क्या बोलेंगे? चलिए क्या हुआ देखिए आगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, आप समझिए 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध बोल रहा है, तो हम सभी माइंड में आना चाहिए 1850 के पहले, 1850 के 1801 बकलोल है एकदम। ओ सॉरी बुआ, मिस्टेक हो गया ना। पूर्वार्ध होने पहले ना, पूर्वार्ध मतलब 0 से 45, पूर्वार्ध मतलब 0 से 50 और उत्तरार्ध मतलब 50 से, मतलब 0 से 49 और 50 से 99। चलिए देखो, तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ था? विभक्त था, बटा हुआ था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। मतलब उस तरफ, मतलब उस समय कोई नायिका, कोई नायक अभी तक एंट्री नहीं मार रहे। अभी तक तीनों देश के बारे में पढ़े, जब तक नायक नहीं आया है, जब तक वो राष्ट्रवाद जन्म हुआ है, राष्ट्रवाद लोगों के अंदर आया है, लोग एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है नहीं, क्योंकि उन्हें सुझाने वाला कोई नहीं था। एक ही लिख पर चलते आ रहे थे। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, खाली कल भर के लिए एक बैच खाली छोड़ देना है बस। हाँ हाँ हो, कल का के टाइम कम है। अच्छा 6 बजे ला, 6 से 7 नहीं। हाँ छोड़ दीजिए, कल भर सिर्फ। बाजार में कहाँ मिलेंगे? हाँ यार देखो, अभी ना छोड़ दीजिएगा ना, हम बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर है ना, अगर हम राष्ट्रवाद बोल रहे तो आप सिंपल परिभाषा भी बोल सकते हैं, जहां पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से एक दूसरे से बंधे हुए रूपों को ही क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। बस ये आपके लिए बेहतर परिभाषा हो सकता है। अब चलिए यहाँ पर वो भारत में राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अभी कोई भी नायक भारत में एंट्री नहीं मार रहे थे। हाँ, हम बता रहे थे ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले से पहले सब एक ही लिख पर चल रहे थे, एक ही लिख पर चल रहे थे, मतलब गलत को गलत मान रहे थे। लेकिन ज्योतिबा फूले और जितना भी बउआ सामाजिक आदमी थे, जितना भी बउआ राष्ट्रवादी आदमी थे, जितना भी बउआ, जैसे ज्योतिबा फूले हो गया, सावित्रीबाई फूले हुआ, हमारे लिए काम किए। लेकिन अगर जो बताइए, जो पहले से ही जैसे चलते आ रहा था, अगर वो लीक से हटकर नहीं चलते तो बताइए आज हम सब यहाँ तक नहीं बैठ पाते। तो वो लीक क्या किए? अलग किए। क्या किए? लीक अलग किए, लोगों को एक करने के लिए लड़ाई लड़े, जो गलत था गलत कहे, अब वो जो सही था सही, तो उसको लिए आवाज उठाए। तो यहाँ पर भी भारत में भी बउआ अभी तक लोग सहते चले आ रहे थे। कब?
19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। देखो पहले भी छोटे बड़े क्रांति तो हो ही रहा था, 1857 में हुआ है ना, लेकिन पूर्वार्ध तक भारत के लिए स्पेशल नहीं सोचा जा रहा था, क्योंकि राजाओं का यहाँ भी किसका शासन था, राजाओं का। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं अपने में अपनी लड़ाई चला, लेकिन भारत को एक करने में अभी तक किसी भी कोई नहीं सोचा था। समझिए आगे समझिए। अब देखो उस समय भारत को एकता जहां जहां लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट, तो अंडरलाइन करना, क्या करना है, हाँ हम पहले ही सूर्य दिन बोल रहे हैं। चलिए, उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। समान न्याय समता व्यवस्था का अभाव था। समान न्याय व्यवस्था, समान न्याय मतलब न्याय का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। समान न्याय व्यवस्था का अभाव था। राष्ट्रीय एकता में भी कमी था। कोई भी अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था। अब बताइए, जब क्षेत्रों का बंटवारा रहेगा तो सिर्फ अपन अपन क्षेत्र के बारे में सोचेगा, एक पूरा क्षेत्र के लिए सोच सकता है, नहीं सोच सकता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। देखिए, उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। समान न्याय व्यवस्था का अभाव था। राष्ट्रीय एकता में कमी था। उस अनुभूति के अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़े। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, अब देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बोल रहा है, यानी 1850 के बाद, 1850 के बाद कई ऐसे तत्व उभरे जिससे ये कमी दूर होते गया। राष्ट्रीयता जो अलगाव था अब वह एक होने लगा, कमी दूर होती गई एवं भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। यही राष्ट्रवाद है एवं राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम हुआ। राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ भारत में, डायरेक्ट क्या 1947 की क्रांति आया और भारत से अंग्रेजों को छोड़कर क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। यानी राष्ट्रवाद इतना बहुत बड़े पैमाने पर हुआ कि आखिरकार 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़कर क्या करना पड़ा, आना पड़ा, भागना पड़ा। तो यह क्रांति का रूप लिया। चलो अब आगे समझते हैं, पैराग्राफ चेंज। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। लेकिन बउआ अब चलिए हम जितना भी पहले पढ़े, फर्स्ट चैप्टर पढ़े, फ्रांस की क्रांति ने बताइए एक पर्सनल देश के लिए एक नया आवाम दिया कि पूरे वर्ल्ड के लिए दिया, पूरा वर्ल्ड, पूरे जितना भी राजा का सत्ता था या जो भी औपनिवेशिक देश था, जो भी किसी पर कब्जा किया हुआ था, वो 1789 क्रांति ने पूरा राष्ट्र के लिए मोटिवेशन का काम किया। किसका काम किया, मोटिवेशन का काम किया। स्वतंत्रता के आवाज को बुलंद करने के लिए एक नया आवाम दिया, एक नया जोर पकड़ा। कौन सी क्रांति से हुआ, 1789। तो उसका भी प्रभाव भारत पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। देखिए फिर से पैराग्राफ चेंज। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। ब्रिटिश शासन ने, जैसे बोलेंगे ब्रिटिश तो आपको अंग्रेजों आना चाहिए माइंड में, क्या आना चाहिए, अंग्रेजी सरकार, क्या अंग्रेजी सरकार। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में किए थे, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण हुआ था। क्या हुआ था, जिससे जनता के बीच असंतोष का भावना एक बहुत बड़े व्यापक रूप ले लिया था। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक और लेकिन देखो निगेटिव जो काम किया, लेकिन वो अच्छा भी काम किया, डाक का शुरुआत कर दिया, डाक विभाग, पोस्टमैन वाला। उसके बाद जितना भी तार संचारों का विकास किया अंग्रेजों ने, छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहुंचाया, अच्छा भी काम किया। समरूप प्रशासनिक व्यवस्था को भी लाया, यादी का विकास किया, रेलवे लाइन भी वही बिछाया। यद्यपि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलाने की दृष्टि से किया गया, लेकिन जो लाया, जो भी यहाँ पर वो आवश्यकताओं की पूर्ति किया, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं था कि भारतीयों के लिए रहे, वो अपना सुविधा के लिए किए थे। किसके सुविधा के लिए, अपना सुविधा के लिए। जितना भी रेलवे लाइन बिछाया या जो भी विभाग को लाया, तो अपने सुविधा के लिए, उनका उद्देश्य नहीं था कि भारतीय लोगों को सुविधा मिले, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए। लेकिन जाना पड़ा तो है ना,
हमारा भारत है ना। चलिए, तो हम सब का ही सुविधा मिल रहा है अभी, तो दृष्टि से किया गया था, तथापि इन सभी राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। चलिए, अब राष्ट्रवाद के उदय के कारण, मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो टॉपिक क्या हुआ, राष्ट्रवाद में उदय के कारण। तो कहाँ का राष्ट्रवाद, भारत के। तो भारत में राष्ट्रवाद, कहाँ राष्ट्रवाद हुआ, भारत में। अब देखिए कौन कौन सा ऐसा कारण भारतीय लोगों में हुआ जो वो एकाएक लोग एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा फैक्ट आया, चलिए हम टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय का कारण, राष्ट्रवाद के उदय का कारण समझिए एकदम प्यार से। भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, नहीं बुक देखिए, नहीं दिख रहा है, लाइट जलाइएगा, ठीक है ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध मतलब विभिन्न शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था। एकदम अच्छा सुनिए, आपको यही निबंध पढ़ने वाला है, समझ गए ना। भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध मतलब विभिन्न शक्तियों और कारणों का संयोग का परिणाम था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन प्राप्त किया जा सकता है कि कौन कौन सा ऐसा कारण था जो भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जो भारत में राष्ट्रवाद को क्या दिया, तो जिनमें से पहला कारण है राजनीतिक कारण। पहला कौन सा कारण है, राजनीतिक कारण। अच्छा, सेकेंड चैप्टर साम्यवाद समाजवाद साम्यवाद में पढ़े थे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, कृषकों की बेनिफिट सब पढ़े थे ना। तो यहाँ पर भी पहला कारण कौन सा कारण हुआ, राजनीतिक कारण। अब वो ऐसे लिख रहे हैं तो आपको पता ही चल रहा होगा कि किसी को अगर राजनीतिक हो रहा है तो जब पावर जो होगा किसी को अधिक रहेगा और किसी को, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, क्या होगा, राजनीतिक में किसी को विशेषाधिकार प्राप्त रहेगा और किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो बताइए लोगों में असंतुष्टता की भावना फैलेगा कि नहीं। बस राजनीतिक यही घिसी पिटी कहानी पढ़ेंगे, पिछला जिसे पढ़े थे। तो राजनीतिक कारण किसी को विशेष अधिकार, किसी को पावर रहेगा, किसी को पावर, किसी को विशेष सुविधा रहेगा, किसी को विशेष सुविधा। तो किसमें पढ़ेंगे, राजनीतिक कारण। किसी का काम को आसानी, जैसे हमको जाति आय निवास बनाना है, क्या बनाना है, इसको एकदम तुरंत बनेगा, किसी को बनाने में कई महीनों लग जाएगा, 1 साल लग सकता है बनाने, मतलब नहीं बन सकता है। राजनीतिक काम हुआ ना। अरे कोई भी राजनीतिक काम, जैसे हमको बैंक में खाता खुलाना है तो किसी को तुरंत खुल जाएगा, किसी को नहीं खुलेगा, समझ रहा ना। तो यहाँ पर राजनीतिक रूप से क्या होगा, भेदभाव होगा। तो यहाँ पर पढ़िए, देखिए, तो भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत मतलब उजागर करने में, फैलाने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से ही संबंधित था। तो नीतियां ही ऐसा बनाया था गड़बड़। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी, देखो एगो साम्राज्यवादी है, कोई समाजवादी है। अब समाज मतलब उसका प्रभाव, उसका साम्राज्य रहेगा, उसका दबदबा अंग्रेजों का। अगर समाजवादी मतलब समाज के, एगो साम्राज्य सिर्फ शासन होगा, लेकिन अंग्रेजों का, किसका होगा, अंग्रेजों साम्राज्यवादी नीतियों का पोषक था। पोषक मतलब बढ़ावा, पोषक मतलब तो पढ़े थे पोषक तत्व, तो हमारे लिए पोषक तत्व था। हिस्ट्री में पोषक क्या रहा, तो बढ़ावा, क्या बढ़ावा, लेकिन किसका बढ़ावा, साम्राज्यवादी विचारधारा का। अंग्रेज पोषक है लेकिन किस विचारधारा को, साम्राज्यवादी विचारधारा को, साम्राज्यवादी विचारधारा। अब देखो इसमें भी वादी लग रहा है, तो बताइए जितना मन जितना लूटे, वो भी क्षेत्र हमारा ही रहे, वो भी क्षेत्र को लूट ले, अपना अपना साम्राज्य को फैला रहा है। तो साम्राज्यवादी का यह पोषक था, क्या था बउआ, पोषक था। कौन, अंग्रेज। कौन बउआ, अंग्रेज बोलेंगे या ब्रिटिश बोलेंगे, चलिए आप बहुत सारा बोल सकते हैं, चलिए ठीक है।
आगे समझिए। अब देखिए सन 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। वो 1858 अब चलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की पूर्वार्ध उत्तरार्ध ना, वो इंग्लैंड की महारानी है, महारानी विक्टोरिया। कौन है बुआ? महारानी विक्टोरिया। ये घोषणा किया महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। यह घोषणा क्या किया? उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाया। अब यहाँ पर सरकार की बात आ रहा है तो भारत सरकार नहीं, अंग्रेजी सरकार। कौन सा सरकार? जब राष्ट्रीयता की भावना पनपने वाला था तब वह कई दमन चक्र ऐसे अंग्रेजों ने चलाया जिसे दबाने का क्या किया? काम किया गया, प्रयास किया गया। चलिए पैराग्राफ चेंज। अब देखिए 1878 में क्या हुआ? 1878 में क्या हुआ कि वह तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लीटर ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए परीक्षा में पूछेगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? सॉरी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर तत्कालीन वायसराय। चलिए तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन सा एक्ट हुआ? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने प्रतिबंध लगा दिया? कौन वायसराय हुआ? लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन। अब क्या था? अब देखो हम अपने देश विदेश के बारे में पता है किसके कारण जानते हैं? प्रेस के कारण, मीडिया कारण, अखबारों कारण। अगर ये नहीं रहेगा, प्रेस नहीं रहेगा, मीडिया नहीं रहेगा, इससे बहुत चौथा स्तंभ कहा जाता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद अगर कोई चौथा स्तंभ है तो हमारी मीडिया है। कौन है? तो सही को सही बताता है और गलत को गलत बताता है। लेकिन आज की मीडिया गलत को सही बता रहा है और सही को गलत बता रहा है, जिसके कारण हमारा देश बस से बर्बाद हो जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में भी हमारे बीच जो प्रेस होता है, हमारे बीच जो वह मीडिया होता है, वो सही घटनाओं को नहीं बताता है। हमारे देश में क्या कंडीशन है वो सही नहीं बताता है। तो आज का मीडिया हो गया है, क्या हो गया है? तो वह सरकार के अनुसार चल रहा है, सरकार के बस में। लेकिन बउआ कॉन्स्टिट्यूशन कहता हुआ प्रेस को, मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए। या सत्ता पक्ष के सरकार हो या विपक्ष, दोनों के गतिविधियों को बउआ एकदम सही को सही बताना चाहिए और गलत को गलत बताएं। अगर गलत को सही बताएगा और सही को गलत बताएगा तो बउआ बर्बादी का कारण होगा। किसका कारण होगा? लेकिन हुआ क्या? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ही बंद कर दिया। अब क्या लॉर्ड लीटन कह रहा है कि हम कहेंगे जे छापना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि हम जे कहेंगे तुम गलत नहीं छाप सकता है। यानी कि अंग्रेजों के लिए क्या कर रहा है उसके बारे में, बाकी जनता के साथ क्या हो रहा है वो नहीं छापेगा, क्योंकि जनता का आखिर क्या हो रहा है उसका कारण क्या है तो नहीं छाप सकता। मीडिया को ही बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया गया? यानी प्रेस को ही बंद कर दिया। तो बताइए लोग जान पाएगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन सा आंदोलन हो रहा है, कौन सा हो रहा है काम, क्या सरकार कर रही है, पता चलेगा? तो बताइए तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने बंद कर दिया? तो लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन वायसराय सरकार को बोलेंगे तो कौन था? हुआ लॉर्ड लीटन। कब बंद कर दिया? 1878 में। तो परीक्षा पूछेगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कब प्रतिबंध लगा दिया गया? 1878 ईस्वी में। अब किसने लगा दिया? लॉर्ड लीटन। प्रेस को ही बैन कर दिया, प्रेस को ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। समाचार पत्र ही बंद लगा। आगे देखिए कि वह फिर देखिए अब हुई तो बंद किया ही, उसके बाद सन 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा, चलिए तो परीक्षा में पूछेगा आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? 1879 ईस्वी में हुआ। 1800 आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? 1879 ईस्वी में। अंग्रेज किसका पोषक था?
साम्राज्यवादी का। अंग्रेज किसका पोषक था? बोलिए, किसका पोषक था? अंग्रेज किसका पोषक था? महारानी विक्टोरिया कब घोषणा किया? 1858 ईस्वी में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? इसमें क्या किया गया? प्रेस को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो ये आर्म्स एक्ट का पारित हुआ 1879 ईस्वी में। आर्म्स एक्ट का पारित हुआ क्या? वो इसके द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब इस एक्ट में क्या किया गया? अंग्रेजों ने कैसे नियम लिया? अगर जो भी भारतीय लोग गोली रखता है, बंदूक रखता है, तलवार रखता है, लाठी रखता है, अगर तुम रखता है, तुम गैर कानूनी घोषित, तुमको जेल भी हो सकता है। अब लोग बताओ, हाँ कुछ भी अगर तुम अस्त्र रखता है, अब डर था कि अगर मान लिया अगर लड़ाई हो जाएगा तो फिर निकाल देगा ये सब। अब बताइए, ये एक्ट ला के कर रहा है भारतीयों को सचेत कि अगर तू सब ये सब रखता है, गोली रखता है, बंदूक रखता है, तलवार लाठी जो भी रखता है, भाला रखता है, तो तुम गैर कानूनी है, सरकार के विरुद्ध चल रहा है। सरकार के बताइए कौन सा एक्ट था? आर्म्स एक्ट। कौन सा एक्ट हुआ? आर्म्स एक्ट। किसके द्वारा लाया गया? अंग्रेजों के द्वारा। किसके विरुद्ध लाया गया? भारतीय लोगों से। अंग्रेज लोग रख सकता है, लेकिन भारतीय लोग, अंग्रेज अस्त्र शस्त्र रख सकता है, लेकिन भारतीय लोग नहीं रख सकते। कौन सा एक्ट के साथ? आर्म्स एक्ट, जो कब लाया गया? 1879 में। 1879 में। आगे सुनिए, आगे गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। चलिए 1883 में एकदम बहुत डेट आएगा बुआ। 1883 में कौन सा बुआ, कौन सा एक्ट, कौन सा बिल आया? इल्बर्ट बिल। कौन सा बिल बुआ? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट 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 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर कब प्रतिबंध लगाया गया? आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? ताकि भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता। अब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को, प्रेस को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1883 में, है ना। इल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्र को बल दिया। इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमे की सुनवाई समान न्यायालय में करना था और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अंतर्गत उन मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकता था। अब देखिए, इल्बर्ट बिल पारित करके अंग्रेजों ने, सिर्फ होगा जज होगा, लेकिन अंग्रेज होगा, भारतीय लोग जो भी उसमें होगा, जो भी न्यायालय में होगा, सिर्फ अंग्रेज होगा। कौन होगा? यानी भारतीय लोग उसमें नहीं रहेगा। तो बताइए, अगर भारतीय कुछ गलत काम करेगा, लड़ाई झगड़ा, तो बताइए किसको जेल में डालेगा? भारतीय लोगों को अंग्रेज को डालेगा? उसको डाल देगा ना, है? अंग्रेजों को डालेगा, उसका ही बनेगा। बताइए क्या जज बनेगा? तो जो भी कार्रवाई करेगा, बताइए विरोध करेगा अंग्रेज, सॉरी भारतीय लोग विरोध में काम करेगा ना। तो इल्बर्ट बिल पारित करके ये काम करने का काम किया। आगे सुनिए। हाँ जाइए। टंकी चल रहा होगा। चलिए बाबा, उस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया इल्बर्ट बिल के तहत, जो यूरोप में निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अंतर्गत उन मुकदमों को सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकता था। यूरोपीय जनता इसका विरोध किया और सरकार को इस बिल वापस लेने को पड़ा। यूरोपीय लोगों, यूरोप में भी, और देखो भारत में भी ऐसा करेगा। इसी तरह 1899 में लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड बउआ, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया। चलिए 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? 1899 ईस्वी में। किसने किया बुआ? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड
एक्ट पारित किया जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, हम पढ़े थे। 1905 में कौन सा विभाजन हुआ? 1905 में कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन। ये परीक्षा में पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ बउआ? बंगाल विभाजन कब हुआ बुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। ने संप्रदायिकता के आधार पर तर्क देते हुए कर दिया इस प्रशासनिक सुविधा होगी, इससे भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ। वह रोष पैदा हुआ और रोष दुख पैदा हुआ, गुस्सा हुआ, रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना बलवती हुई। बलवती अब बदली, चलिए बलवती मतलब जोर पकड़ने लगा। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को उसे रद्द करना पड़ा। क्या करना पड़ा? रद्द करना हुआ है ना। 1911 में बंगाल विभाजन क्या हो गया? बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। इसके बाद 1911 में ही भारत की राजधानी क्या कर दिया गया? नहीं, वापस हुआ था 1911 में। बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया, रद्द करना पड़ा। 1907 में फिर 1907 में फिर बैठक हुआ था ना। इस समय कौन बना था राष्ट्रीय अध्यक्ष? रास बिहारी घोष। 1907 में किस पार्टी का बना हुआ? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं को रोक लगाने के लिए 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने लगा को दंडित करने के लिए पारित किया गया। देखिए रहने दीजिए, आगे सुनिए। अब देखिए डलहौजी कौन है बउआ? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन बउआ? लॉर्ड है ना। लॉर्ड डलहौजी के डलहौजी के शासनकाल में जितना भी रेलवे लाइन और टेलीग्राफ संचार जितना भी बिछा तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? भारत में उस समय वो लॉर्ड डलहौजी के जितना भी रेलवे लाइन संचार जो बिछा किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। देखो लॉर्ड डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में देखो रेलवे और टेलीग्राफ लाइन क्या हुआ एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुआ। तो परीक्षा पूछेगा रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ बुआ? पता हुआ है ना। इसमें क्या 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द। अच्छा इसी दरमियान 1912 में क्या हुआ? 1912 में क्या हुआ बताइए? 1912 में क्या हुआ? भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर क्या आ गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डलहौजी के शासन में भारत में किसको बिछाया गया? क्या वो रेलवे और टेलीग्राफ लाइन बिछाया गया। किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पूछा गया है कि रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? 1912 में भारत की राजधानी कौन बना? बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। 1905 कलकत्ता कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुआ? 1899 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सिल्वर्ट बिल का पारित हुआ 1883 ईस्वी में। सिल्वर्ट बिल का पारित हुआ 1883 चलिए आर्म्स एक्ट का पारित हुआ। इसमें क्या होता था?
अस्त्र शस्त्र भारतीय लोग अगर रखेगा तो उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए, गैर कानूनी कर दिया जाएगा। मतलब गैर कानूनी, आप मतलब गैर कानूनी मतलब कि आप कानून के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अब चलिए, वर्नाक्युलर पेशेंट का पारित हुआ, वर्नाक्युलर पेशेंट का पारित हुआ इसके शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। चलिए आगे सुनिए, पैराग्राफ चेंज। डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इन सब के द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां घटने लगी। और जब वह रेलवे बनेगा, रोड बनेगा, तो दूरियां घटेगी कि बढ़ेगा? जहां पर 5 घंटा लगता था वहां पर 2 घंटा में पहुंचेंगे, जहां पर 1 घंटा लगता था वहां पर आधा घंटा में पहुंचेंगे। तो जब रोड बनने से, वह रेलवे लाइन या टेलीग्राफ बनने से, मतलब ये सब बहुत सारी क्या होगा, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ या टेलीफोन हो गया, या संचार हो गया, संचार, बिजली क्या हो गया, जितना भी काम होता है किसके द्वारा होता है, बिजली का विस्तार किया गया। चलिए, डाक संचार, ये सभी खोला गया। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए, समझिए। इन सबके द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां घटने लगी, स्थानीय समाप्त हुआ, स्थानीयता समाप्त हुई, एक केंद्र से दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य से दूसरे राज्य जुड़ने लगा और राष्ट्रवाद का विकास धीरे धीरे होने लगा। कहाँ राष्ट्रवाद? चलिए पैराग्राफ चेंज। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हम पढ़े थे, देखो हम फूले मूवीज देखे, बताइए, फूले मूवीज देखे ना, बताओ उस समय हम सब के लिए सबसे ज्यादा दुश्मन अंग्रेजों था कि यहाँ के लोग था? हम फूले मूवीज देखने से बउआ एक फिल्म और दिखाएंगे, अम्बेडकर, जो आमिर खान वाला है, और रिलीज हो जाएगा तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, है ना, अगर इला होगा तो हम पर्दा पर दिखाने की कोशिश करेंगे और सभी लोग देखेंगे ना, पर्दा पर देखेंगे और इसको उठा के फेंक देंगे। चलिए, ऐसे ऐसे नहीं करना है, यही रहेगा, यहाँ पर रहेगा तो क्या है, इतना नहीं लग सकता है पर्दा। चलिए आखिर देखेंगे, हम सभी क्लास वाला ही देखेंगे, कोई आए चाहे मत। तो उला मूवी रिलीज होगा तो हम सभी देखने काम करेंगे, जो आमिर खान का है। जैसे फूले मूवीज देखे थे, अब देखो फूले मूवीज से हमें सीख मिला कि देखो उस समय जो था बउआ, यहाँ के लोग ही नहीं चाह रहा था कि पढ़ने दे, लेकिन मेरे चाह रहा था, नहीं देखे थे, मेरे चाह रहा था कि बउआ भारतीय लोग पढ़े, लेकिन यहाँ के लोग ही स्कूल नहीं खोलने दिया। ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, बताइए कितना संघर्ष को झेलते हुए स्कूल खोले, और जब स्कूल खोले थे भी वहां पर भी लड़ाई का सामना करना पड़ा, समझ गया ना। तो यहाँ के लोग ही था। अब देखिए, चलिए वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चलिए हाँ, फिर से पैराग्राफ चेंज समझिए बुआ, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद विचारधारा, उसके बाद व्यक्तिवाद विचारधारा, यूरोपीय पुनर्जागरण का प्रभाव डायरेक्ट भारत पर पड़ा। कहां पर पड़ा? भारत पर पड़ा, क्योंकि वहां पर जो रेवोल्यूशन हो चुका था 1789, 1838, लेकिन वहां पर हो रहा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। तो आके घटना को भारत वाला जान रहा है कि नहीं? जान रहा है। तो वो यहाँ पर पुनर्जागरण, फ्रांस की राज क्रांति एवं अमेरिका की क्रांति संग्राम की जानकारी मिली भारतीय लोगों को। और लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो, ये सब विचारधारा है। लॉर्ड में समाजवादी है, पढ़े है ना, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू हो गया, रूसो हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, है ना, उसके बाद मेजनी हो गया, बिस्मार्क हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, काउंट काबूर हो गया, और बताइए गैरीबाल्डी हो गया, ये सभी बुआ हैं। तो बुआ ये सभी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, से प्रभावित हुए। अब वे अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन मतलब नया कानून को
से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। अधिकार की बात है, आवाजों को बुलंद करने में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले अगर सही को सही नहीं बता पाते तो कैसे लोग जान सकते थे तो वह लीक से हटकर चले। वही अगर लीक पर चले होते तो अभी भी स्कूल, अभी भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, हम सभी नहीं पढ़ सकते थे। तो वह लीक को एकदम चेंज कर दिए, रास्ता को ही चेंज कर दिए। चलिए अब यहाँ पर पढ़ेंगे, ये राजनीतिक कारण था। अब देखो राजनीतिक कारण मुख्य क्या पढ़े, तो अलग अलग नीतियां बनाई जो भारतीय लोगों के लिए सही नहीं था, यानी एक पक्षीय नीति था। कैसा नीति था? एक पक्षीय। अब थर्ड चैप्टर में पढ़े हिंद चीन में राष्ट्रवाद, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पढ़े थे ना, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। 2 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न भी दिखाए थे। इस व्यवस्था में क्या था, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त था और किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ पर भी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था था राजनीतिक में। अब देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ही पारित कर रहा, एगो प्रेस को बंद कर दिया गया। प्रेस को क्या कर दिया? बंद कर दिया। आर्म सेट करके क्या किया? भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता, अंग्रेज ही रख सकता है। इल्बर्ट बिल में यही था। तो ये सभी जो राजनीतिक कारण है, कौन सा कारण है? एक बार फिर से याद करते हैं, एक बार बोलते हैं। चलिए अंग्रेज किसका पोषक को बढ़ावा था? साम्राज्यवादी विचारधारा। साम्राज्यवादी विचारधारा को क्या था? पोषक था। कौन था? अंग्रेज। चलिए महारानी विक्टोरिया ने कब उद्घोषणा किया था? इस हद तक भारत को एक करने में मदद किया था थोड़ा बहुत। चलिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब प्रतिबंध लगा दिया गया? 1878 में। किसने हुआ? लॉर्ड लीटन ने। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? कोलकाता कॉर्पोरेशन की स्थापना। बंगाल विभाजन। अभी महात्मा गांधी का एंट्री हुआ है, वो एंट्री कब मारेंगे? 1915 में। 1911 में कौन सा वापस ले लिया गया? क्या ले लिया गया? चलो उसके बाद 1912 में बंगाल के हटाकर किसकी राजधानी बनाया गया? चलिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पूरा भारत में रेलवे लाइन को बिछाया गया, संचार रेलतार जितना भी था, डाक विभाग खोला गया। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये कौन सा कारण था? अब देखिए ये आर्थिक कारण। अब देखो ये आर्थिक देशी बोले तो समझना चाहिए, क्योंकि अभी 3 चैप्टर तक पढ़े, सब घिसा पिटा कहानी हम बोल दिए थे सूर्य में। वह 4 एगो पर आधारित है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सांस्कृतिक कारण। ये पूरा 4 ही शब्द पर पूरा हिस्ट्री क्या है? धार्मिक कारण वही ना आ गया। सांस्कृतिक में ही क्या आएगा? अरे सांस्कृतिक में ही कौन सा आएगा? धार्मिक। बकलोल वही बोलते रहते हैं। तो धार्मिक कारण किसमें आएगा? सांस्कृतिक में। धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, वही ना हुआ। तो पूरा सूर्य में हुआ 4 बात समझ गया, पूरा हिस्ट्री खत्म। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक। अब देखो ये राजनीतिक कारण था। कौन सा कारण? अब जैसे बोल रहे हैं आर्थिक, तो आर्थिक में क्या समझिएगा? स्थिति। किसी को दयनीय रहेगा, किसी को अच्छा रहेगा। स्थिति क्या रहेगा? अब स्थिति कारण सब वो राजनीतिक ही प्रभाव न डाल रहा है। स्थिति कब रहेगा? क्योंकि उसको सुख सुविधा नहीं रहेगा, किसी को अपमानित करेगा, किसी को नहीं करेगा। अब जो भी नियम बनेगा आर्थिक कारण में ही क्या होगा? वो आर्थिक कारण में मतलब इस सब राजनीति का प्रभाव नहीं। आर्थिक स्थिति कब सुधरेगा? डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है कि वो आर्थिक सुधार को अगर बेहतर बनाना है तो पहले राजनीतिक सुधार करना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स का यही स्टेटमेंट था, पढ़े थे ना। कार्ल मार्क्स से ही प्रभावित कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी सपकाळ। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव
कार्ल मार्क्स का भी स्टेटमेंट था कि अगर आपको आर्थिक सुधार करना है, लोगों में आर्थिक सुधार स्थिति को ठीक करना है, तो पहले सरकार को, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही अच्छा और बेहतर हो लिखा जाए, लेकिन अगर उसे चलाने वाला गड़बड़ है तो गलत ही साबित होगा। क्या साबित होगा? अगर संविधान कितना ही खराब लिखा हुआ हो, कानून गलत लिखा हुआ हो, लेकिन अगर उसे चलाने वाला अच्छा साबित होता है तो बेहतर ही साबित होगा। तो ये डिपेंड करता है लोगों पर। किस पर डिपेंड करता है? उसे चलाने वाला, उस सत्ता में जो बैठा हुआ सरकार है, वो किस प्रकार चला रहा है, समझिए ना। तो है ना, तो परीक्षा में पूछेगा कि आर्थिक सुधार करने से पहले किसको सुधार करना है? राजनीतिक को। तो राजनीतिक कारण था, अब पढ़ेंगे कौन सा कारण? आर्थिक कारण। चलिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारण पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे बउआ? राष्ट्रवाद के उदय के कारण। पहला कारण क्या पढ़े? राजनीतिक कारण। बहुत सारा कानून ला करके लोगों को, भारतीय लोगों को वंचित किया गया अधिकार से, तो राजनीतिक कारण था। अब कौन सा कारण पढ़ेंगे? आर्थिक कारण। कौन सा कारण पढ़ेंगे? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, समझिए यहाँ पर यह निबंध आएगा। क्या पानी? चलिए, देखो, भारत में अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियां अपनाई। ध्यान से देखिए, जहां जहां पढ़ते वहां देखना है। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि, भारतीय माने भारत, कृषि मतलब कृषि, खेती, कृषि और कुटीर उद्योग को काफी धक्का लगा। अब देखिए, हम सभी तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। जैसे अंग्रेजी शासन आया, जैसे इंडस्ट्री आया, तब हुआ कुटीर उद्योग क्या हो गया? बंद हो गया। और जब हुआ तब वह कईक लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? अब इंडस्ट्री में भी काम करने जाएंगे तो उन्हें देखिए कि वह काम के घंटा अधिक होगा, बेहतर सुख सुविधा नहीं रहेगा, छुट्टियां भी नहीं रहेगा, इनकम भी उन्हें श्रमिक जो आय होगा वो भी क्या देंगे? कम देंगे। लेकिन इसका रिसर्च वो व्यक्ति किए थे, कौन? इंग्लैंड के उद्योगपति कौन थे? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन, उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च के दरमियान पता चला कि वास्तविक श्रमिक वही है जो क्या है? असंतुष्ट है। उन्हें क्या रिसर्च किया कि इंडस्ट्री में काम करने वाले, दोनों इंडस्ट्री, दो, एक यूरोप में और इंग्लैंड में, एक अमेरिका में, एक फ्रांस में, एक इंग्लैंड में, दोनों तक इंडस्ट्री किया। लेकिन एक इंडस्ट्री में जितना भी एकदम पूरा जैसे चल रहा था वैसा ही, लेकिन एक इंडस्ट्री में क्या किया कि पूरा सुख सुविधा दिया। तो वहां लगा कि जहां घाटा होना चाहिए, जहां सुख सुविधा दे रहा है, जहां एक छुट्टी दे रहा है, वहां लोगों को 10 छुट्टी, चलो बीमार बुखार लगल को 1 दिन छुट्टी चाहिए ना, लो 10 दिन ले लो छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे रिसर्च में पता क्या चला कि वो कि जहां घाटा होना चाहिए वहां क्या होता? लाभ हुआ। देखिए हुआ कैसे बताइए। अगर आप अगर श्रमिक के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो पूरा 100%, वर्किंग को करने में वह 100% देंगे। कितना प्रतिशत? अब उसे गलत नजरिए से देखेगा, उसे सुख सुविधा भी अच्छा, बताओ अच्छा से काम करेगा? करेगा, लेट से भी करेगा, धीरे धीरे भी करेगा। तो यहाँ पर भी हुआ क्या, देखिए। हाँ, तो ये इंडस्ट्री की बात है। देखिए, तो परीक्षा में पूछेगा किसका स्टेटमेंट